हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता। आज मैं आपके सामने चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास 12th हमारा चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। देखिए ये क्या है, इसका मीनिंग है कि हमारे देश में हमारे दो ध्रुवीयता का अंत किस प्रकार हुआ और इसके अंदर क्या क्या स्टेप हुए, क्या क्या रीज़न रहे इसका होने का। तो देखिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ओवरव्यू है हमारा, इसमें जो परिचय दिया है ओवरव्यू में कि द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, इसका आप देखिए कि इसमें व्यू है कि मेन इसमें जो मुद्दा बना था बर्लिन की वॉल से था। एक बार बर्लिन की वॉल विच हैड बीन बिल्ट एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वार and was its greatest symbol was stopped by the people in 1989। देखिए स्टूडेंट्स, ये बर्लिन की दीवार उस समय लगाई गई थी जिस समय कोल्ड वार का समय पीरियड चल रहा था। ये सबसे बड़ा प्रतीक है कि कोल्ड वार के टाइम पर ये दीवार लगाई गई थी और आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया था। 1989 में इस दीवार को गिराया गया था और ये एक नाटकीय क्रम था। इसका जो घटना था, जो इसकी ट्रेजेडी जो घटना हुई थी वो एक ड्रामेटिक्स वे में थी और इसके बाद और भी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल घटनाएं सामने आई जो एक दूसरे की सेकंड कंट्री के शीत युद्ध की समाप्ति, जिस समय दो युद्धों में समाप्ति चल रही थी, दो कंट्री में शीत युद्ध चल रहा था उसमें। देखिए फिर क्या हुआ था कि जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जो सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वार हुआ था, उसका जब डिवीज़न हुआ तो जर्मनी का एकीकरण हो गया था। तो क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हो गया था, उसने अपना कि जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो उसके बाद पूरा सोवियत संघ में दो हमारी जो बहुत पावरफुल थे यूनियन थी, पावरफुल अमेरिका और यूएसएसआर, दोनों में बहुत शीत युद्ध चल रहा था। उसी के कारण से बहुत से लास्ट में आते आते सोवियत संघ पूरी तरह से बिखर गया था। उसके बिखरने के बहुत सारे रीज़न हम इसमें आगे पढ़ेंगे। इसमें यही बताया गया उसके बिखरने के क्या कारण थे और उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जिसको वो रोक नहीं पाया। उसको टूटने से, इतनी महान एक पावरफुल यूनियन, उसको टूटने से वो रोक नहीं पाया, बचा नहीं पाया। इसके बारे में हम इसको पढ़ते। स्टूडेंट्स प्लीज़ केयरफुली आप ध्यान से समझेंगे, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करती चलूँगी। तो आपको मैं एक एक पॉइंट लूँगी, हेडिंग्स में, और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे जितनी भी हेडिंग्स इसमें हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं, अब इसमें देखिए आप देख सकते हैं फर्स्ट, ये देखिए आपका इधर बर्लिन वॉल क्या थी, बर्लिन की दीवार जो एक कैपिटलिज्म और साम्यवादी कहना चाहिए, कैपिटलिज्म और एक कम्युनिस्ट के बीच की एक दीवार बनी हुई थी। इसका विभाजन कब हुआ था? 1961 में। ये दीवार पश्चिम बर्लिन और पूर्वी बर्लिन यानी कि ईस्ट और वेस्ट से अलगाती थी, यानी कि इसको अलग कर रही थी। और ये दीवार 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी दीवार थी और ये 28 वर्षों तक वहाँ पर 28 ईयर तक ये वहाँ पर खड़ी रही। आप देख सकते हैं इसकी लंबाई आप देख सकते हैं, एंड ये 28 ईयर तक, टिल 28 ईयर तक ये खड़ी रही दीवार। तो 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को क्या किया गया? बाय पीपल ब्रोक किया गया 20 ईयर एंड वाज फाइनली ब्रोकन बाय द पीपल ऑन 9 नवंबर 1989 को इसको ब्रोकन किया गया, इस दीवार को
तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? क्योंकि जर्मनी का एकीकरण और साम्यवादी उसको एकीकरण करने के लिए, जो वो बटा हुआ था उसको एकीकरण करने के लिए उसकी समाप्ति की शुरुआत थी। कि ये पूरा पिक्चराइजेशंस आप देख सकते हैं, ये पूरा पिक्चराइजेशंस दिया हुआ है यहाँ, पूरे अच्छे से आप देख ही रहे हैं। ये वो क्या चाहते थे कि इसके अंतर्गत जो लोग दीवार के अंदर एक छोटा सा हॉल कर रहे हैं, आप देखिए ये हॉल बनाया जा रहा है, राइट। आप इस हॉल को देख सकते हैं, ये हॉल यहाँ हॉल कर रहे हैं, राइट। तो अब देखिए इस तरह से ये पूरा बार्लिन का हो गया है आपका, कि किस तरह से इसकी समाप्ति हुई, युद्ध के क्या कारण थे, क्यों, और इस दीवार को कब तोड़ा गया। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। इस दीवार की लंबाई क्या थी, ये रखने की बात है कि लोगों ने दीवार में छोटा सा छेद कर दिया था, हॉल किया था उसने। और वो क्यों किया था? क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि बार्लिन के लोग चाहते थे सेक्शंस ऑफ द वॉल ओपन अलाउ द फ्री मोमेंट। वो क्या चाहते थे? फ्री मोमेंट के लिए, कि आवागमन हमारा फ्री हो जाए, उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़े, उस पर कोई पैसा हमारा खर्च नहीं करना पड़े। ये 1989 में पहले बार्लिन की दीवार थी, राइट स्टूडेंट्स। अब हम लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। देखिए सोवियत सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी है। हम देख सकते हैं कि सोवियत सिस्टम, इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं, इसके अंदर 4 पॉइंट है जो हम लेते हैं। सबसे पहले था इसमें फ्यूचर ऑफ द सोवियत सिस्टम का क्या फीचर था? सोवियत सिस्टम वाज अ वेरी ब्यूरोक्रेसी। इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी को थे, नौकरशाही ज़्यादा थी। एंड लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द अब्सेंस ऑफ फ्रीडम स्पीच। यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। टाइट कंट्रोल ओवर द इंस्टीट्यूशंस एंड वाज अनकाउंटेबल ऑफ द पीपल। तो हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो प्रणाली चली आ रही थी, सोवियत संघ की प्रणाली क्या थी। देखिए सोवियत संघ की प्रणाली सिंपल थी। सोवियत संघ कि ये यूएसएसआर जो एक बहुत 2 महान पावरफुल यूनियन थी जो आपस में लड़ रही थी, जिसके अंदर शीत युद्ध चल रहा था, उसमें सोवियत संघ सबसे पावरफुल था। ये एक सोवियत संघ सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर केम इनटू बिगिन आफ्टर द सोशल रिवोल्यूशंस इन रशिया रूस इन 1917। तो आप देख सकते हैं कि इसमें समाजवादी क्रांति के, ये कब आई? एक समाजवादी सोशलिज्म जो सोशलिस्ट था हमारा, उसकी क्रांति के बाद वो अस्तित्व में आया। और इसकी क्रांति क्या थी? पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी। इसकी जो एक क्रांति की गई थी, रिवोल्यूशंस किया गया था, वो किसके लिए गया था? उसने पूंजीवादी सत्ता, जो हमारी पूंजीवादी सत्ता थी, उसके अगेंस्ट था, उसके विरोध में था। तो इसमें क्या था? जो समाजवाद था, सोशलिज्म था हमारा, तो उसमें के आदर्श जो थे, उसके एम्स थे, समाज की ज़रूरतों से प्रेरित थे। वो ये मानव की, हम कह सकते हैं कि मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश इन्हीं की थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माणकर्ता थे जो राज्य और पार्टी की संस्था के प्राथमिक महत्व दिया गया। उन्होंने सर्वप्रथम उसी को इम्पोर्टेंस दी थी। देखिए सोवियत राजनीतिक प्रणाली एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल यानी विपक्ष का तो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था। इसमें विपक्ष के बारे में तो हम बात कर ही नहीं सकते हैं कि इसमें विपक्ष का तो कोई इंटरफेरेंस था ही नहीं, कि विपक्ष इसमें कोई अपनी राय नहीं रख सकता था, इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। तो इसमें राजनीतिक दल विपक्ष की और इनकी जो इकोनॉमी थी, एक योजना, एक क्रम में बनी हुई थी और राज्य के नियंत्रण में थी, स्टेट के नियंत्रण में थी, सारे स्टेट कंट्रोल में थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब पूर्वी यूरोप, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार द ईस्ट यूरोपियन कंट्री थी दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेट फ्रॉम द
फैसिस्ट फोर्स केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। तो क्या हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो देश में सोवियत कि वो उसके अंकुश में आ गई थी, उसके कंट्रोल में आ गई थी सोवियत संघ के। तो सोवियत संघ जो सोवियत था, यूएसएसआर था, इसकी जो आर्मी थी उन्होंने उसका तख्ता मतलब कि उसको अपने चंगुल में ले लिया था और उसकी सत्ता को अपने अंडर में कर लिया। तो सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली का दर्जे में ढालना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। नेक्स्ट कि भाई फिर दूसरे सेकंड विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभर कर वो सामने आया। ये रहा देखिए, द सोवियत यूनियन बिकम द ग्रेट पावर आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद सोवियत संघ यूएसएसआर है वो बहुत ही बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। और अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था दूसरों से विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी, बहुत ज़्यादा डेवलप थी। तो सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत ही ज़्यादा, हाँ जी क्या चाहिए तुम्हें, एक सोवियत यूनियन बिकम अ ग्रेट पावर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सोवियत यूएसएसआर उभर के सामने आया। द सोवियत इकोनॉमी वाज देन मोर डेवलप दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपेक्ट ऑफ ए यूएसए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि भाई किस तरह से जो थी हमारी अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था विश्व की तुलना में बहुत ज़्यादा विकसित थी, डेवलप थी। तो यूएसएसआर की जो संचार प्रणाली थी, कम्युनिकेट सिस्टम था उनके पास विशाल ऊर्जा मतलब कि एनर्जी के सोर्सेज, ऑयल, आयरन, इस्पात, मशीनरी इत्यादि बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। तो सोवियत संघ जो एक दूर दराज बहुत काफ़ी दूर इलाके में था, तो उसकी आने जाने ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी बहुत अच्छी थी और वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो सोवियत संघ को एक तरह से पूरा कहना चाहिए कि भाई पूरा उनको घरेलू जितनी भी उपभोक्ता की चीज़ें हैं, राइट है, उपभोक्ता की जितनी भी यूजेबल चीज़ें कि पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों के उत्पादन वहाँ होता था। तो सोवियत संघ का पूरा उसी के अंदर गुणवत्ता भी थी। बट अगर देखा जाए तो दूसरों से, अमेरिका से अच्छी या दूसरी कंट्री जो हम कह सकते हैं सोवियत संघ के उपभोक्ता में बनने वाली वस्तु की गुणवत्ता, लिहाजा पश्चिम देशों में जो थी ना, पश्चिम देशों में कि भाई उनके मुकाबले वेस्टर्न में जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी उनके मुकाबले। बट फिर भी वो सारी चीज़ें अपने ही स्टेट में, अपनी जगह में, अपने संघ में, अपने यूनियन में वही तैयार करता था। सारी ज़रूरतों की चीज़, सुख सुविधाएं, सब कुछ, सभी बच्चों की एजुकेशन, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल उनकी ही कंट्री में। और बेरोजगारी उनके यहाँ नहीं थी। तो कहते कि मलकियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। उस समय मलकियत का राज्य था कि भूमि और अन्य उत्पादक संस्थाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। अब हम कह सकते हैं कि बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का बहुत बड़ा जो ब्यूरोक्रेसी, जो हमारी यूएसएसआर की जो सिस्टम था, उस पर ब्यूरोक्रेसी ने अपना सिकंजा पूरा अपना ऑथोराइट मतलब कि अपने अंडर में उसने किया था, पूरा उसी का सत्ता में उसी के बोलबाला था। तो नागरिकों का जो जीवन था बहुत कठिन होता चला गया था इस तरह से, क्योंकि पूरा डिसीजन लेना और लोकतंत्र तो पूरा एक तरह से ख़त्म था। आज़ादी होने के कहना चाहिए आज़ादी तो थी ही नहीं, मतलब कि उन्हें अक्सर चुटकुले और कार्टूनों को व्यक्त करते हुए सोवियत संघ की जनता उन्हें अपना मतलब कि उनके द्वारा अपनी बातों को कहना, संस्थाओं में सुधार की ज़रूरत थी। तो यूएसएसआर एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी थी, वहाँ पर और दूसरी कोई पार्टी भी नहीं थी। वहाँ दूसरी पार्टी का कोई अधिकार नहीं था कि कोई दूसरी अपोजिशन की पार्टी आ जाए। और सभी एक पार्टी में सभी का गहरा उनका मतलब कि एक बहुत बड़ा उनका ऑथोराइट थी, वो पूरी उनके अंडर में वर्क करती थी। कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो अपने अकॉर्डिंग चल सकें।
तो यही कारण था कि इन और क्या था, जनता की इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया जाता था। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे मैप में रूस और संघ के 15 जो देखिए USSR republics that together constitutions the USSR in reality Russia dominates everything people from the Reagan neglected of the। तो इस तरह से क्या होता था, वहाँ पर शासन हो रहा था उनके प्रभुत्व में, अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर अपेक्षित और यहाँ पर क्या था, एक हथियारों की बहुत ज़्यादा होड़ थी, हथियारों की इन द आर्म्स फेज। सोवियत संघ में हथियारों की बहुत ज़्यादा आर्म फेज। सोवियत यूनियन मैनेज द मैच एस USA, देखिए अमेरिका के साथ फ्रॉम द टाइम टू टाइम बट ग्रेट कॉस्ट। देखिए उसका मतलब कि अमेरिका की बराबर टक्कर लेने के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। मतलब कि अमेरिका से टक्कर लेने के बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ का बुनियादी ढांचा पूरा हिल चुका था क्योंकि, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीति यानी कि पॉलिटिशियन एंड इकोनॉमिक आकांक्षा को पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा, खर्चा जो हो रहा था वो उन चीज़ों पर हो रहा था, दूसरी चीज़ों पे। एंड USSR ने 1979 में अफ़गानिस्तान में अपना इंटरफेरेंस किया और इससे जो USSR की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। तो USSR ने के जो लोग थे, उन्होंने जो लेबर लोग थे, उन्होंने उत्पादन और प्रौद्योगिकी के मामले में अपनी पश्चिम देशों से बहुत पीछे वो छूट गए थे, वो बैक हो गए थे। तो यही कारण उसका एक वो था, साल दर साल उनकी पूरा अर्थव्यवस्था डाउन होती गई, उनकी सत्ता पूरी लड़खड़ाती गई, क्योंकि वो दूसरी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे और वो अपनी जनता को नहीं देख पा रहे थे सही से। तो इसीलिए उनका ये सिस्टम था। अब आता है ग्रोबेच एंड द डिसइंटीग्रेशंस, यानी कि हम कह सकते हैं सोवियत संघ जो था हमारा, उसका विघटन कैसे हुआ, राइट। उसका विघटन वो मतलब कि अलग अलग कैसे हुआ, क्या रीज़न था इसके विघटन होने का। देखिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखेंगे मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा था। उन्होंने ना इस जो ये सिस्टम चल रहा था, ये बिगड़ रहा था, इसको सुधारने की बहुत कोशिश की और उन्होंने अच्छे काम भी किए। बट यूनियन 1985 sought the reform this system reform were the necessary to keep the USA abreast of the informations and the technology revolutions taking place in the West। तो हम कह सकते हैं कि मिखाइल ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा, क्योंकि 1980 के दशक में, सेंचुरी के मध्य में, सोवियत की जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो महासचिव बने थे, वो महासचिव बने थे उस पार्टी के, तो पश्चिम देशों में इसकी सूचना पूरी फैल गई थी कि क्षेत्र में और क्रांति भी होने लगी थी। तो USSR इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार की, और USSR को मतलब कि इसकी बराबरी में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ की लोकतंत्र सरकार थी, उसको सुधारने के लिए उन्होंने कई फैसले लिए जो उनके बहुत ज़्यादा गलत रहे, वो निर्णय सही नहीं ले पाए और उन निर्णयों ने, डिसीजंस ने उन पर वर्क नहीं किया कि, और इस चीज़ का उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ की जनता इस तरह से करेगी और उसके इस अंदाज को नहीं समझ पाएगी, और यही उनके विघटन का कारण बनी। तो वी कैन से कि द वेस्ट एंड द डेमोक्रेसी रिफॉर्म सोवियत यूनियन हैड बिकम द इफेक्ट्स दैट द नाइदर नॉर एंड anyone else intended or the anticipated the people in the East European countries which were parts of the Soviet bloc start। तो आप देख सकते हैं, हमें पूरा रीड करने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसको रीड करना है, मैं आपको हिस्ट्री ऐसे ही बताती हूँ। तो हम देख सकते हैं कि देश की जनता, सरकार सोवियत संघ के नियंत्रण उस पर पूरा विरोध करने लगी, जो वो
शासक करता था उसकी जो गड़बड़ियाँ हो रही थी उसमें उसने हस्तक्षेप भी नहीं किया, और अंत में जो पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक दूसरे के बाद गिरती जा रही थी और वो गिर रही थी लगातार, उसमें वो सुधार नहीं कर पाए। तो यूएसएसआर के को वो बाहर होती जा रही थी, यानी कि उसमें जो परिवर्तन के साथ साथ उसमें उसके अंदर भी जो संकट गहराता ही जा रहा था। वो मतलब कि एक के बाद एक प्रॉब्लम्स वो क्रिएट हो रही थी। उस सिचुएशन को वो सुधारना चाह रहे थे, बट वो सिचुएशन नहीं सुधर रही थी क्योंकि जनता में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी आ गई थी, लोकतंत्र की नीति नहीं चल पा रही थी, वो लोकतंत्र की नीति चलाई जा रही थी। सुधार नीति कम्युनिस्ट पार्टी के नेता द्वारा विरोध किया जा रहा था उसका, क्योंकि जो वो डिसीजन उन्हीं की पार्टी के दौरान उनकी क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा था। और 1991 में एक सत्ता पूरी ख़त्म हो गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी में जो जुड़े जो नेता थे, जो एक दल था, उसको हम कह सकते हैं कि एंगेज द कॉप लुक टुक प्लेस इन 1991 वाज encouraged by the Communist Party hard near the people and the tasted freedom by then that did not want to old style rule the Communist Party। देखिए हम देख सकते हैं कि भाई वो किस तरह से उसने उसको अनकरेज किया, कि अनकरेज किस तरह से वो अनकरेज होता गया है। कम्युनिस्ट पार्टी थी, बहुत पुरानी पार्टी थी, और इसको सत्ता में इसका बहुत जल्दी तख्ता पलट हो गया क्योंकि उसके कुछ डिसीज़न लोगों को वो एक कहना चाहिए कि उसका अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था, और लोगों की ज़रूरतें आम जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही थी क्योंकि वो पूरा नियंत्रण रखना चाहता था। और जो इसमें कह सकते हैं कि हम पूरा अपने सिस्टम को, वो जनता क्या थी, स्वतंत्रता की मांग कर रही थी, पर वो उनको स्वतंत्रता की मांग नहीं मिल रही थी, उस पर वो प्रतिबंध लग रहे थे। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं ये भी देखते हैं, जोसेफ स्टैलिन के बारे में भी देखेंगे। ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें इनके बारे में लिखा हुआ है, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पर ये अच्छी चीज़ है, इसको आप पूरा रीड कर लीजिए जोसेफ स्टैलिन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके बारे में कि भाई इनकी जो अब अर्थव्यवस्था थी, इसके ऊपर ये देखते हैं थोड़ा सा। एक बार क्या हुआ था, एक कम्युनिस्ट पार्टी ब्यूरोक्रेट डिवाइस डाउन फ्रॉम द मास्को आर कलेक्टिव टू रजिस्टर्ड ऑफ पोटैटो हार्वेस्ट। तो क्या हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी के एक अधिकारी मास्को से रवाना हुए थे और सामूहिक खेती हो रही थी जो आलू की, उसकी पैदावार को मतलब कि उसका आंकड़ा लेने के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए वो आए थे। वहाँ का जो फार्मर था, इस साल की उन्होंने पूछा इस साल की पैदावार कैसी हुई, उन्होंने पूछा, तो उस फार्मर ने आंसर दिया, ईश्वर की कृपा से आलू के तो पहाड़ के पहाड़ लग गए हैं, किसान ने बताया। लेकिन उन्होंने जो ऑफिसर था, उन्होंने कहा पहाड़ तो होते ही नहीं, ईश्वर तो होता ही नहीं है। तो उस किसान ने आंसर दिया, तो पहाड़ भी नहीं होते हैं, इस तरह का जवाब दिया। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह का हमारे उस टाइम के नेता थे जो कॉमनवेल्थ में बिल्कुल भी उनका सहयोग नहीं कर रहे थे, उस एग्रीकल्चर के बारे में सहयोग नहीं कर रहे थे। इन सारी बातों को लेकर पूरा विघटन होता रहा और इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया कि मतलब कि स्वतंत्र राज्यों में राष्ट्रकुल से बाहर थे। तो इस तरह से रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया था कि सुरक्षा परिषद और सोवियत संघ की सीट मिले। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि बहुत सारे ऐसे बहुत निशस्त्रीकरण यानी कि गणराज्य कुछ ऐसे थे विघटन के बाद समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला था और उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए थे और सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका है। राइट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा हम पढ़ते हैं कि वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशंस, क्यों हुआ उसका विघटन, वो क्यों बिखरा, ये हम जानना चाहेंगे इस पॉइंट के अंदर। तो देखिए आपने पहले पढ़ ही लिया है कि ये
विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई। सिर्फ सोवियत संघ साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ही यह सवाल एक बहुत ही ज़रूरी नहीं है कि यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को जानने के लिए कि भाई हम उसको किस कारण क्या क्या रीज़न रहे हैं पतन को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यूएसएसआर एक इतनी बड़ी पावर हो कि वो किस तरह से राज्य व्यवस्था में पहली बार टूटी और ना ही आखिरी बार। वो एक बार ऐसा नहीं कि वो पहली राज्य व्यवस्था में पहली बार टूटी, ऐसे नहीं, वो कई बार उसके विघटन हुए। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसमें कोई भी डाउट्स की बात नहीं है, कोई भी डाउट नहीं कि यूएसएसआर की राजनीतिक आर्थिक अवस्थाएं जो थी, अंदरूनी जो थी, वो कमज़ोर हो गई थी। उसकी आकांक्षाएं, उसकी जो सोवियत संघ का जो पूरा एक ढांचा था अर्थव्यवस्था का, वो पूरा अवरुद्ध हो चुका था, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, उसमें बहुत ज़्यादा बर्बादी हो गई थी। नेक्स्ट, वाई डिड द सिस्टम बिकम सो वीक एंड वाई एंड डिड द इकोनॉमी स्टैग्नेट। तो हम बता सकते हैं कि किस तरह से इकोनॉमी एक जगह स्थिर हो गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि सोवियत संघ की ये पूरा भाई किस तरह से उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाई थी। तो ये व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में जो एक मोमेंट था वो क्यों आया, और इसका उत्तर काफ़ी हद तक हम ये दे सकते हैं कि भाई इस सिलसिले में एक कदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिक परमाणु हथियार और सैन्य सामानों में लगाया, क्योंकि उसने अपनी जो वो था ना पैसा बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों में लगाया, सामानों में, हथियारों में, अपने को आपको पावरफुल बनाने में उसने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया था, जिसका इफ़ेक्ट उसकी जनता को उठाना पड़ा। तो इसके साथ पश्चिमी मुल्कों की जो तरक्की के बारे में सोवियत संघ की आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी और वो उस व्यवस्था में आगे जाना चाहते थे और अपने आप को उस जो पीछे थे वो उसको भाप गए थे कि हम बहुत पीछे हैं, हमें उससे आगे निकलना है। इसी कारण से उन्होंने अपनी सत्ता का, अपनी सरकार का विरोध किया था, क्योंकि वो पूंजीवाद बेहतर, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि सोवियत संघ बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन को उन्होंने जो पहचाना उसमें राजनीति मनोविज्ञान बहुत ही ज़्यादा उनको हर्ट फील हुआ। तो द सोवियत यूनियन हैड बिकम द स्टैंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द पॉलिटिकल सेंस एज वेल द कम्युनिस्ट पार्टी दैट हैड रूल्ड द सोवियत यूनियन फॉर 70 ईयर वाज नॉट अनकाउंटेबल टू द पीपल। वी कैन से कि सोवियत संघ एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर थी उसकी, वो पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी को पूरी तरह से जो रूल्ड हो रहा था वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, अनकाउंटेबल हो गई थी, पूरा उसका रुक गई थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ, बहुत ज़्यादा कमियाँ थी। वो पूरी अपनी प्रशासन को चलाने में वो कामयाब नहीं हुई थी। देखिए, मिखाइल गोर्बाचोव ने कुछ सुधार किए उसमें कि इन दोनों समस्याओं का समाधान किया जाए। उसका वायदा भी किया कि अर्थव्यवस्था को सुधारने में, पश्चिम की बराबरी में लाने में वो पूरे जी तोड़ कोशिश करेंगे। पर क्या हुआ, गोर्बाचोव ने तो रोगों को ठीक निदान कर रहे थे, परंतु उसमें क्या हुआ, सुधार को लागू करने का उनका जो प्रयास था वो ठीक था। पर ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि भाई फिर सोवियत संघ टूटा क्यों? अगर वो वर्क कर रहे थे तो सोवियत संघ टूटा क्यों? इस बिंदु पर ये जो मेन पॉइंट है, इस पर किस तरह से बात की जाए। तो देखिए कि इसका ज़्यादातर जो विवादित था, ज़्यादातर विवादित मुद्दा था, जो विवाद चल रहा था, उस स्थिति में जो इतिहासकार थे इसमें बेहतर ढंग से इसको समझा सकते थे कि भाई उस समय क्या हुआ था। बट सबसे ज़्यादा सटीक उत्तर तो ये है उसका आंसर कि गोर्बाचोव ने सुधार को लागू किया और अर्थव्यवस्था को ढील भी दी कि लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनका ज्वार है वो उमड़ रहा था, बाहर आ रहा था, उनको वो विरोध प्रकट कर रहे थे। अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था कि उनके अंदर कितना है क्रोध भरा हुआ था, तो वो अपने उसको बयान कर रहे थे।
तो उस पर काबू पाना असंभव था, उसको कंट्रोल में करना असंभव था, क्योंकि जनता अपना विरोध कर रही थी, अपना हक मांग रही थी, क्योंकि यहाँ कैपिटलिज्म को समाप्त किया जा रहा था और सबको कॉमन किया जा रहा था, क्योंकि सारा जो प्राइवेट संपत्ति थी उसको ख़त्म करके सब चीज़ गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही थी, जिसके कारण से ये विघटन हुआ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाई किस तरह से विघटन हुआ। तो अब हमने इसमें इन सारी बातों के बावजूद संभव सोवियत संघ का विघटन न होता, लेकिन एक घटना जो थी उसने बहुत ही ज़्यादा चौंकाया कि सोवियत संघ के अंदर के लोग भी इसमें मतलब कि दंग रह गए कि इस घटना के राष्ट्रवादी और प्रभुत्व इच्छा के उभार को रूस और क्या कहना चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसको हर्ट किया, बहुत ज़्यादा इसको नुकसान पहुंचाया गया। तो देखिए हम इसको देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा कब कब हमारी घटनाएं हुई हैं, ये सारी आप पढ़ सकते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि मिखाइल गोर्बाचोव इलेक्टेड बाय द कब ये कम्युनिटी ये किसके हैं। तो ये फैक्ट्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं किस ईयर में क्या हुआ, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इसके विघटन की नीतियाँ क्या थी, परिणतियाँ क्या थी, ठीक है, वो किस तरह से इसका विघटन हुआ और क्यों हुआ, इसके बारे में। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशंस, इसकी परिणतियाँ क्या थी विघटन की। तो सोवियत, देखिए इसको हम देखेंगे ये किस तरह कोलैप्स हुई ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, सोवियत यूनियन एंड द सोशलिस्ट सिस्टम द ईस्टर्न यूरोपियन एंड परफॉर्म consequences for the world politics. Let us not here there broad kinds of enduring change that the result from it. Each of these a number of effect we cannot list here. देखिए अब हम आपको पूरा बता देते हैं कि इसमें है क्या, कि यूएसएसआर सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, इसमें जो समाजवादी पार्टी थी उसकी व्यवस्था का पूरा पतन हो चुका था, कोलैप्स हो चुकी थी, पूरा इसका कोलैप्स हो चुकी थी, पूरा इसका नुकसान हो चुका था। फर्स्ट तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार का जो अंत हुआ था, एंड हुआ था, तो उस समय जो कोल्ड वार था वो समाप्ति के दौर पर था, उस समय जो कोल्ड वार था वो समाप्ति के दौर पर था। तो समाजवादी प्रणाली और कैपिटलिज्म प्रणाली को उन्होंने पीछे कर दिया था और विचारधारा जो विवाद था उसका कोई मुद्दा ही नहीं रहा था। परंतु कोल्ड वार के बाद जो एक विवाद शुरू हुआ वो दो सेनाओं को उलझाया हुआ था, कि सबसे मेन था कि उनमें आर्मीज़ को लेकर कि अपनी फोर्स ज़्यादा अच्छी, उन हथियारों को, उनके वेपन्स की होड़ लगी हुई थी, न्यूक्लियर्स, परमाणु बम, हथियारों की होड़ में सैन्य गुटों में एक गुट बन गए थे जो अलग अलग सत्ता के साथ वर्क कर रहे थे, और इसी होड़ में उसका शीत युद्ध का जन्म हुआ और ये सारा विघटन होता चला गया, जिसके बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा। सेकेंडली, पावर रिलेशंस विद वर्ल्ड पॉलिटिकल चेंज एंड देयरफॉर द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडिया एंड इंस्टीट्यूशंस also change the end of the Cold War, left open only the possibilities. देखिए 2 possibilities। देखिए दूसरा, इसमें सेकेंड विश्व की जो राजनीति शक्ति थी, इसके जो कारण था, इसका मेन कारण वही था शीत युद्ध, जो कोल्ड वार था हमारा, उसका अंत समय केवल 2 संभावनाओं के बीच में था, क्योंकि जो हमारी 2 बहुत पावरफुल शक्तियाँ थी उनका बहुत ज़्यादा पूरे कंट्री में एक शोर था कि भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और एक दूसरे से कोई भी कम नहीं है। वो दोनों शक्तियाँ बढ़कर सामने आई। अमेरिका
एक अकेली महाशक्ति बन बैठा, मतलब कि अमेरिका ना, एक अमेरिका, और अमेरिका की ताकत बहुत ज़्यादा थी। वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर भी बहुत अपना प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था थी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी बहुत ज़्यादा विभिन्न देशों की ताकत का, मतलब कि अंदाज़ा नहीं कर सकते थे उनके पास कितनी ताकत थी। वो पूंजीवादी बहुत ज़्यादा थे, उनके पास पूंजी की कोई कमी नहीं थी। और राजनीतिक में लोकतंत्र जीवन को सूत्रबद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ उनका तरीका। थर्ड पॉइंट था कि भाई, तीसरी बात यह है कि सोवियत संघ के जो हम देखते हैं द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक, मतलब थर्ड रीज़न क्या रहा उसके अंत होने का, उसमें नए उदय में भी उसका किस तरह से एनकरेज हुआ। तो हम देख सकते हैं कि भाई 15 की नए देशों का उदय हुआ था। उस समय सभी स्वतंत्र पहचान और पसंद थी कि सबकी पहचान क्या थी, स्वतंत्रता ही सबकी पहचान थी, वो चाहते थे हम। और इसमें देश खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ा और उत्तर अटलांटिक का संधि, नाटो जिसको बोलते हैं, हम का हिस्सा बनना चाहते थे, क्योंकि वो पावरफुल थी ना, सभी उसी का हिस्सा बनना चाहते थे। और अपनी जो एक विशिष्ट जो स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति थी, ज्योग्राफिकल जो कंडीशन थी, उसे वो उठाना चाहते थे। वो सोचते थे कि इनके साथ मिलकर हम अपने आप को और आगे बढ़ाएं, जैसे देश अमेरिका, चीन, अन्य देशों के साथ संबंध बना सके। और इस तरह से वो नए खिलाड़ी सामने आए जो उसके हित में थे। अब देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिकेशन रीजन। देखिए, शॉक थेरेपी, साम्यवाद शासन के बाद शॉक थेरेपी, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं शॉक थेरेपी के बाद, इसको हम सेकंड वीडियो में आपको कराएंगे। स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सब लोगों को ये वीडियो पहुँचाइए, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। और मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपके साथ रहूँगी। इसमें हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये शॉक थेरेपी, इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे आगे, क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कराना पॉसिबल नहीं है। क्लास में भी एक चैप्टर 1 वीक चलता है, क्योंकि समझा के ब्लैक बोर्ड पे पूरे अच्छे से समझाना होता है। तो हम एक चैप्टर को फटाफट आधे घंटे, हाफ आवर्स या 1 आवर्स में नहीं पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, पढ़िए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझिए, कमेंट्स दीजिए। आपको जो भी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगी, बट आप समझिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।